मैं तभी चैन की नींद सो पाता था जब पड़ोस के शादीशुदा जोड़े की जिंदगी चुपके से देख लेता था। नई जगह शिफ्ट होने के पहले ही दिन मुझे दीवार में एक छोटा सा छेद मिला। उस छेद से सामने वाले घर की एक औरत जिसका नाम आचेन था, उसकी पर्सनल लाइफ दिखाई देती थी। आचेन अभी काफी जवान थी। उसका चेहरा गोरा और साफ था। लगता था कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। दिन भर घर में फिल्में देखती रहती, कभी कभी बाहर निकल जाती। घर पर रहते हुए वह बहुत बेफिक्र रहती थी। अक्सर गुलाबी रंग का नाइट सूट पहनती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरती जिसे एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल हो। आचेन का पति नीचे एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता था जिसका नाम लाओवांग बिल्डिंग था। मोहल्ले वाले उसे लाओवांग कहते थे। लाओवांग जन्म से ही किसी शेफ जैसा दिखता था। उम्र 40 साल से ऊपर थी, चौकोर चेहरा था और हर किसी से मिलते वक्त हंसता रहता था। हर रात ठीक 11:30 बजे वह घर लौटता, नहाता, बिस्तर पर जाता और फिर आचेन के साथ पति पत्नी वाला समय बिताता। वह आचेन से बहुत प्यार करता था, बल्कि कह सकते हैं कि उसके लिए पूरी तरह दीवाना था। ये उस तरह का समर्पण था जो एक आदमी अपनी पत्नी के लिए करता है। उसके लिए हर रात सिर्फ उन दोनों की होती थी। आचेन उसकी नजर में दुनिया की सबसे परफेक्ट औरत थी। मैं हर दिन अंधेरे में छिपकर उन्हें देखता था। मेरे और उनके बीच सिर्फ 3 से 4 मीटर का फासला था। मेरी नजर में दुबली पतली और लंबी आचेन मोटे तगड़े लाओवांग के बगल में ऐसी लगती थी जैसे किसी विशाल भेड़िए के पास खड़ी एक छोटी मुर्गी। वे लोग अक्सर रात 1 बजे तक जागते रहते और फिर लाइट बंद करके सो जाते, लेकिन मुझे हमेशा नींद आने में दिक्कत होती थी। शांत अंधेरे में मेरी आंखों के सामने बार बार आचेन का चेहरा घूमता रहता। वह मेरे बहुत करीब थी, सिर्फ एक दीवार की दूरी पर, लेकिन साथ ही इतनी दूर भी थी कि शायद मैं पूरी जिंदगी में भी उसे छू नहीं सकता था। मैं जैसे अपना होश खो चुका था। हर दिन उस दीवार के पीछे की दुनिया मुझे अपनी तरफ खींचती रहती थी। लाओवांग और आचेन मेरे लिए किसी टीवी सीरीज की तरह थे जो हर दिन तय समय पर मेरी आंखों के सामने आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। उनके बीच लगभग कोई बातचीत नहीं होती थी। लाओवांग सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। बिजनेस का काम बहुत मुश्किल था। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास बताने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन आचेन ने भी कभी उससे ज्यादा बात नहीं की। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती थी कि आचेन जैसी खूबसूरत लड़की किसी अमीर आदमी से शादी कर सकती थी, या कम से कम किसी अच्छे इंसान से। लेकिन लाओवांग मोटा था। उसके शरीर से हमेशा तेल और खाने की गंध आती रहती थी। हर मामले में वह मुझसे कमतर था। ऊपर से देखने पर यह जोड़ा बहुत प्यार करने वाला लगता था, लेकिन उनके बीच असली भावनाएं नजर नहीं आती। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर वह मोटा लाओवांग इतनी सुंदर पत्नी से शादी करने में कामयाब कैसे हुआ, और अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास भी कोई मौका हो सकता है। आज तक सब कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज शाम सामने वाले घर से दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज आई। मैं इस आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील था। आमतौर पर यह आवाज आधी रात में सुनाई देती थी, लेकिन अभी तो शाम के सिर्फ 5 बजे थे। मैं बेचैनी से दीवार के छेद के पास गया। जैसे ही मैंने झांका, मैंने देखा कि आचेन एक आदमी को गले लगाए हुए थी। उस आदमी ने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। तुमने काम छोड़ दिया, ये सच में अफसोस की बात है। मैंने तुम्हें ढूंढने में पूरा 1 साल लगा दिया था, आचेन बोली। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं वो काम नहीं करना चाहती। वह आदमी हंसने लगा। यकीन मानो, जब से तुमने काम छोड़ा है मैंने किसी और को नहीं ढूंढा। मुझे विश्वास नहीं है। आचेन ने नखरे करते हुए उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। तो फिर तुम कैसे सह लेते हो? घुटन नहीं होती। 3 मिनट बाद उस आदमी ने अपनी जेब से 100 युआन के 3 नोट निकाले और तकिए के नीचे रख दिए। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यह काम करो। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। आचेन ने पैसे लेने से मना नहीं किया। उसने प्यार से उस आदमी के कपड़े ठीक किए, उसे गले लगाया, चूमा और दरवाजे तक छोड़ने गई। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। जो लोग बिजनेस करते हैं वे वैसे ही बहुत चालाक होते हैं, और छोटे बिजनेस करने वाले तो उससे भी ज्यादा। लाओवांग समाज के सबसे निचले तबके में मेहनत करके अपनी रोजी कमाता था। उसे आचेन मिली, लेकिन आखिरकार आचेन भी कोई खास औरत नहीं थी। उसका अतीत धूल मिट्टी और बदनाम जगहों से जुड़ा हुआ था। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, समाज उसे इज्जतदार औरत नहीं मानता। शायद लाओवांग की नजर में आचेन के साथ एक बार समय बिताना भी 300 युआन कमाने के बराबर था। इसीलिए वह हर रात का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, और आचेन हर बार पूरे मन से उसका साथ देती थी। लेकिन शायद वह सिर्फ उसके पुराने पेशे की आदत थी। हो सकता है आचेन पैसों के लिए या फिर अकेलेपन की वजह से आखिरकार अपने पुराने काम की तरफ लौट आई थी। शाम के 5 बजे वही समय था जब लाओवांग के रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। मुझे लगा कि आचेन ये सब उससे छिपाकर कर रही। लाओवांग भले ही मोटा था, लेकिन उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था। कीमतें भी काफी उचित थी। गरीब लोगों के इस इलाके में उसे एक ईमानदार दुकानदार माना जाता था। वह ऐसा इंसान था जो अपनी मेहनत से साफ सुथरा पैसा कमाने में विश्वास रखता था। ऐसा आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी इस तरह खुद को पालने की कोशिश करे। आचेन की असली पहचान मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरी और मैं पूरी तरह जाग गया। वह निराशा वैसी ही थी जैसे अपनी पहली मासूम मोहब्बत को किसी नाइट क्लब
के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते देख लेना। मैंने पड़ोसियों में दिलचस्पी लेना पूरी तरह छोड़ दिया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया। दिन में गेम की पावर लेवलिंग करता था और रात में वेब नॉवेल लिखता था। इसे मेरी करियर भी कहा जा सकता था। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात गेम में एक लड़की से हुई। उसका अवतार बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी स्किल्स बेहद खराब थी। महत्वपूर्ण समय पर वह हमेशा मर जाती थी। लोग उसे खराब याददाश्त और धीमे रिएक्शन के लिए डांटते थे। सच कहूं तो मुझे भी टीम में बोझ बनने वाले खिलाड़ी पसंद नहीं थे, लेकिन मैं बूस्टिंग का काम करता था। जितने ज्यादा खराब खिलाड़ी होते मुझे उतना ज्यादा काम मिलता, इसलिए मैं हमेशा उसकी तरफदारी करता और उसे सांत्वना देता। एक बार उसके टीममेट्स ने उसे इतना बुरा भला कहा कि वह सीधे गेम छोड़कर निकल गई। उसके बाद उसने खुद मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड बनते ही उसने मुझे वीडियो कॉल कर दिया। स्क्रीन पर एक ऐसी लड़की दिखाई दी जो एक साथ बेहद प्यारी और बेचारी लग रही थी। उसका गोल मटोल चेहरा था और वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे 6 युआन वाली एक कटोरी मसालेदार सूप खिलाई। उसके बाद हम धीरे धीरे और करीब आते गए। हर दिन हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी। उसे मेरी गरीबी से कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे उसकी बेवकूफियों से। उसका नाम श्याओ युए था। ज्यादा समय नहीं बीता और हम दोनों प्यार में पड़ गए। उस दौरान मेरी दुनिया से आचेन का साया पूरी तरह गायब हो चुका था। मेरे और श्याओ युए के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। उसके साथ रहते हुए मैं बहुत खुश रहता था। मैंने सच में प्यार की खूबसूरती को महसूस किया। बस एक ही बात का अफसोस था, श्याओ युए बहुत ट्रेडिशनल लड़की थी। भले ही हम दोनों अकेले एक ही कमरे में रहते थे, मैं सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ सकता था। वह चाहती थी कि सबसे खूबसूरत पल सुहागरात के लिए बचाकर रखा जाए, ताकि मैं एक पूरी तरह पवित्र पत्नी से शादी कर सकूं। मेरे दिल में थोड़ा अफसोस था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सम्मान। जब कभी बेचैनी बढ़ जाती, मैं फिर से दीवार के छेद से आचेन को देखने लगता। उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन हर तरह के लोग आते थे। सफेद बालों वाले बूढ़े भी और मुझसे भी कम उम्र के जवान लड़के भी। रेट हमेशा 300 युआन ही रहता था और वह सिर्फ कैश लेती थी। पहले वाला आदमी भी अक्सर आता था। आचेन सिर्फ उसी के साथ नरम और प्यार भरा व्यवहार करती थी। हिसाब लगाया जाए तो आचेन की कमाई मेरी दिन रात की मेहनत से भी ज्यादा थी। मुझे थोड़ी जलन होती थी और थोड़ी नफरत भी। एक और महीना गुजर गया। आखिरकार श्याओ युए ने मुझे किस करने की इजाजत दे दी। वह बहुत नर्वस थी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और खोलने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने बड़े गंभीर अंदाज में कहा, इस जिंदगी में अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। मैं इतना भावुक हो गया कि पागल होने वाला था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे जैसे इंसान को कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी प्यारी लड़की खुद मुझसे शादी करने की बात करेगी। फिर उसने कहा, मैंने हमारे बारे में घर वालों को बता दिया है। उसके माता पिता किसान थे। वे ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं थे। शादी की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई को दे दी गई थी। मैंने तुरंत उससे वादा किया, मैं जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारे भाई की बात भी मानूंगा। हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। इतना सुनकर उसने खुद आगे बढ़कर मुझे किस किया, फिर मुझे अपनी बाहों में भरकर बहुत देर तक लगाए रखा। बहुत देर तक। 2 दिन बाद उसके भाई का फोन आया। उसने फोन मुझे दे दिया। फोन के दूसरी तरफ उसके भाई ने कहा कि वह हमारे रिश्ते का पूरी तरह समर्थन करता है, बस मैं श्याओ युए का अच्छे से ख्याल रखूं तो वे मुझे परिवार का हिस्सा मान लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त थी, मुझे 1,88,000 युआन का दहेज तैयार करना होगा। जैसे ही पैसे तैयार हो जाएं, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकता हूँ। मेरे चेहरे का तनाव देखकर श्याओ युए जल्दी से समझाने लगी। उसने कहा कि उनके गांव में दहेज का स्टैंडर्ड रेट 2,88,000 युआन है। उसके भाई ने पहले ही 1 लाख युआन कम कर दी और शादी के बाद यह पूरा पैसा वह वापस हमारे छोटे से परिवार में ले आएगी। उसे हमारी स्टार्टअप कैपिटल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। 1,88,000 युआन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह रकम जुटाना लगभग नामुमकिन था। मेरे माता पिता की सेहत अच्छी नहीं थी। घर में कोई बचत भी नहीं थी। मैं उदास होकर अपने किराए के कमरे में लौट आया। कंप्यूटर के सामने काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। अब सर्दियां आ चुकी थी। दोपहर के समय भी कमरा हड्डियों तक ठंडा रहता था। तभी खट, सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज फिर सुनाई दी। मेरा मन पहले से ही उलझा हुआ। मैं फिर दीवार के छेद के पास जाकर सुनने लगा। आचेन की आवाज आई, काफी समय से नहीं आए, क्या मुझे भूल गए थे? आदमी की आवाज आई, बिजनेस में थोड़ी समस्या चल रही थी, जैसे ही फ्री हुआ सबसे पहले तुम्हारे पास आ गया। फिर उसने पूछा, इन दिनों कोई दूसरा आदमी तो तुम्हारे पास नहीं आया था? आचेन अचानक ठिठक गई। उसने हाथ उठाकर आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मार दी, फिर उसे जोर से धक्का दिया। तो तुम्हारी नजर में मैं अब भी वैसी ही लड़की हूँ, है ना? जाओ, आज के बाद कभी मुझे ढूंढने मत आना। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आदमी घबराकर सफाई देने लगा। फिर दौड़कर उसने आचेन को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे अतीत की बिल्कुल परवाह नहीं है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आचेन का दिल पिघल गया। उसने भी उसे गले लगा लिया। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। मैं सोच रहा था कि इस वक्त नीचे रेस्टोरेंट में लाओ वांग ग्राहकों को बुला रहा होगा, गरीब ग्राहकों के सामने सिर झुकाकर मुस्कुरा रहा होगा, और उसी समय उसकी प्यारी पत्नी ऊपर किसी दूसरे आदमी की बाहों में थी। यह एहसास सच में बेहद जटिल था। जल्द ही दोनों शांत हो गए। आचेन उस आदमी की छाती से लगकर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई छोटी लड़की नखरे कर रही। उसने धीरे से पूछा, काम कैसा चल रहा है? आदमी बोला,
मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अभी एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर सब ठीक रहा तो कई गुना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बस थोड़ी कैपिटल की कमी है। आचेन ने पूछा, कितने पैसों की कमी है? कम से कम 2 लाख युआन। बेशक जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, आचेन ने बिना झिझक कहा। मैं तुम्हें दे दूंगी। आचेन की बात खत्म होते ही वह आदमी खुशी से बिस्तर से उछल पड़ा और आचेन को कसकर गले लगा लिया। जब मैं पैसा कमा लूंगा तो तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हम शंघाई जाएंगे, शेनजेन जाएंगे, या जहां भी तुम रहना चाहो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आचेन ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। उसने आदमी की छाती से लगकर उसे कसकर पकड़ लिया। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ। ऐसी जिंदगी मैं अब सच में और नहीं सह सकती। आदमी ने उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, यह पैसा मुझ में इन्वेस्ट होते ही हम जरूर अमीर बन जाएंगे। आचेन बोल, ये दहेज का पैसा है और मेरी सारी बचत। तुम मुझे धोखा बिल्कुल मत देना। कल मैं बैंक जाकर पैसे निकालूंगी, परसों आकर ले जाना। आदमी के जाने से पहले आचेन ने उसे फिर आवाज दी। लाओवांग ने दहेज का पैसा और घर की सारी बचत आचेन को सौंप दी थी, लेकिन आचेन उसी पैसे से अपने एक ग्राहक को खुश करने की तैयारी कर रही थी। जब मैंने यह सोचा और फिर याद आया कि मैं खुद श्याओ युए से शादी करने के लिए 1,88,000 युआन भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो अचानक मुझे आक्यांग से जलन होने लगी। लाओवांग के लिए मुझे अन्याय महसूस हो रहा था। उसी समय मेरे मन में एक अंधेरा ख्याल पैदा हुआ। अगली सुबह आचेन और लाओवांग घर से निकल गए। करीब दोपहर में आचेन वापस लौटी। उसके हाथ में एक बैग था। उसने 3 लाख युआन नकद 3 कागजी थैलों में बांटे और दरवाजे के पास रखे फ्रिज के नीचे छिपा दी। वह फ्रिज लाओवांग पहले सामान रखने के लिए इस्तेमाल करता था। रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही एक फ्रिज। यह वाला शायद पुराना होकर हटाया जा चुका था। जैसे ही उसने पैसे छिपाए, फोन बज उठा। आचेन, मैंने कुछ नए पकवान बनाए हैं, नीचे आकर टेस्ट करके बताओ। जी ठीक है पतिदेव, मैं अभी आती हूँ। वैसे भी लंच का समय हो गया था। आचेन के नीचे जाते ही मैं चुपचाप खिड़की से उसके घर में घुस गया। मैंने तीनों कागजी थैले निकाल लिए और फौरन वापस अपने कमरे में लौट आया। मुझे पता था कि मैं अपराध कर रहा हूँ, लेकिन मैं दांव लगा रहा था कि आचेन इस मामले को बड़ा नहीं बनाएगी। अगर मैं जीत गया तो आचेन को सजा मिलेगी और शायद मैं श्याओ युए से शादी करने लायक पैसा भी जुटा लूंगा। अगर हार गया तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। घबराते हुए कमरे में बैठा रहा। कुछ देर बाद पैसे वाले बैग को रसोई की अलमारी के नीचे छिपा दिया। पूरा दोपहर आचेन घर वापस नहीं आई। रात देर से वह और लाओवांग साथ में घर लौटे। घर में घुसते ही लाओवांग बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम बिस्तर पर मेरा इंतजार करना, कपड़े मत उतारना। आचेन ने बहुत पतले कपड़े पहन रखे थे। उसकी टांगे खुली हुई थी और वह अभी भी गर्मियों जैसी आकर्षक लग रही थी। किस्मत अच्छी थी कि आचेन सिर्फ फोन पर मैसेज कर रही थी। उसने एक बार भी फ्रिज के नीचे नहीं देखा। उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं सिर्फ यही चाहता था कि वे जल्दी सो जाएं और लाइट बंद कर दें। अगली सुबह आक्यांग आया। कुछ देर साथ समय बिताने के बाद वह बेचैनी से पूछने लगा, पैसे कहाँ हैं? आचेन थोड़ी नाराज हो गई और मुंह फुलाकर चुप रही। आक्यांग ने काफी देर तक उसे मनाया। कभी शादी का वादा किया, कभी कहा कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। तब जाकर आचेन ने फ्रिज के नीचे इशारा किया। 3 लाख युआन सब तुम्हारे लिए हैं। आक्यांग ने खुशी से उसे चूम लिया। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर वह जमीन पर लेटकर फ्रिज के नीचे तलाशने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। कुछ नहीं है। आचेन चौंक गई। असंभव, मजाक मत करो। आक्यांग बोला, सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। आचेन घुटनों के बल नीचे झुकी, फ्रिज के नीचे झांका और अगले ही पल वहीं धम्म से बैठ गई। उसने अपना सीना पकड़ लिया। पैसे कहाँ गए? आक्यांग शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आचेन घबराकर बोली, मैंने खुद अपने हाथों से वहां रखे थे, फिर गायब कैसे हो सकते हैं? आक्यांग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए। समझ गया, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। आचेन लगभग रो पड़ी। नहीं, मैं सच में 3 लाख युआन निकाल कर लाई थी। सारा पैसा बैग में था और मैंने खुद फ्रिज के नीचे रखा था। तभी आक्यांग ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। आचेन चीख उठी और बिस्तर पर गिर गई। हरामजादी, मुझसे खेल रही है। आक्यांग ने बेल्ट निकाल ली और बेरहमी से उसे मारने लगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर चुका हूँ। पैसे कहाँ हैं? आखिर पैसे कहाँ हैं? कुछ ही वारों के बाद आचेन जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। वह आक्यांग की टांग पकड़कर लगातार गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आक्यांग पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने बेल्ट फेंक दी। एक हाथ से आचेन की गर्दन पकड़ ली, जैसे कोई मुर्गी का बच्चा उठाता है वैसे उसे खींचकर खिड़की तक ले गया। वह खिड़की सीधे नीचे लाओवांग के रेस्टोरेंट की तरफ खुलती थी। अगर लाओवांग बस एक बार सिर उठाकर देख लेता तो अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के हाथों अपमानित होते देख सकता था। आक्यांग नीचे सड़क की ओर इशारा करके गुर्राया, अगर पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी सारी कहानी इस पूरी गली में चिपका दूंगा। आक्यांग के जाने के बाद आचेन टूट चुकी थी। वह घिसटते हुए बिस्तर के पास पहुंची। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। इतनी खूबसूरत औरत को उस हालत में देखकर किसी को भी दया आ जाती। आचेन ने एक सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया
अचानक उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर उसने किसी को फोन लगाया। पति जी, लगता है घर में चूहे आ गए हैं। पिछली बार जो चूहे मारने की दवा बनाई थी, क्या अभी भी रेस्टोरेंट में रखी है? थोड़ी घर ले आना, चूहों ने मुझे परेशान कर दिया है। और हाँ, थोड़ा ज्यादा ले आना। अचेन को चूहे मारने की दवा चाहिए थी, लेकिन साफ था कि उसका इरादा चूहों को मारने का नहीं था। वह आक्यांग को जहर देना चाहती थी। अगर सच में कोई हत्या हो जाती तो मैं भी इस मामले से बच नहीं पाता। डर ने तुरंत मुझे घेर लिया। कुछ ही मिनटों में लाओ वांग घर लौट आया। उसने कई परतों वाली प्लास्टिक में लिपटी एक कांच की बोतल आचेन को दी। फिर बार बार चेतावनी दी, ध्यान से रखना, यह चीज छूते ही इंसान मर सकता है। इसके बाद उसने कहा, चलो नीचे आकर खाना खा लो। अचेन खिड़की के पास गई, बाहर झांका और पक्का कर लिया कि लाओ वांग वापस रेस्टोरेंट में लौट चुका है। तब उसने फोन निकाला और आक्यांग को कॉल किया। आक्यांग, मुझसे गलती हो गई। मुझे बस डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। पैसे मैंने सच में निकाल लिए हैं। आज शाम आकर ले जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आक्यांग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वही मुझे धोखा दे। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस घुस गया। तीनों कागजी बैग निकाले, आज चेन के बाहर जाने का इंतजार किया। फिर दोबारा चुपके से उसके घर गया और पैसे वापस उसी जगह फ्रिज के नीचे रख दिए। सब कुछ करने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आया, गेम खेलने लगा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। शाम के 5 बजे आक्यांग फिर आ गया। आचेन ने उसे कोका कोला की एक बोतल दी, लेकिन उसने नहीं पी। उसने आचेन को गले लगाकर कहा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सच में। आचेन ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पैसे भी तुम्हारे हैं और मैं भी तुम्हारी हूँ। आक्यांग ने उसके गाल पर किस किया, फिर बेसब्री से पूछा, पैसे कहाँ हैं? आचेन ने नखरे करते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? आक्यांग अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह खुद ही हर जगह ढूंढने लगा, तकिया, बेडसाइड कैबिनेट, अलमारी। बहुत जल्दी उसकी नजर फ्रिज पर जाकर रुकी। आचेन वहीं खड़ी उसे देखती रही। जैसा कि उम्मीद थी, आक्यांग ने फ्रिज के नीचे से तीनों कागजी बैग निकाल लिए। 3 लाख युआन। इन पर इतना तेल कैसे लग गया? फिर उसने खुशी से कहा, आचेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आचेन के हाथ से कोका कोला की बोतल गिर गई। बोतल बिस्तर के किनारे से टकराई और फर्श पर फैल गई। आक्यांग बोला, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब तुमसे शादी करने आऊंगा। फिर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, दरवाजा खोला और गायब हो गए। आचेन वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, पैसे वापस कैसे आ गए? ज्यादा समय नहीं बीत, लाओ वांग की मकान मालिक से जोरदार बहस हो गई। वह गुस्से से भरा हुआ घर लौटा और आते ही चिल्लाने लगा, कहा था ना कि 10 साल तक किराया नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 3 साल हुए हैं और अब किराया बढ़ाना चाहता है, वो भी 2 गुना। अचेन पानी का एक गिलास लेकर आई। गुस्सा मत करो पति जी, आपके पास हुनर है, आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। लाओ वांग ने गिलास लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं अब किराए की दुकान में बिजनेस नहीं करूंगा, मैं खुद दुकान खरीदूंगा। हमारी सारी बचत निकालो, मैं अब भी जाकर दुकान खरीदूंगा, फिर देखता हूँ कौन हमें परेशान करता है। अचेन यह सुनकर वहीं जड़ हो गई। लाओ वांग फिर गरजा, जाओ, अभी भी यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अचेन ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद घर के अंदर से चीजें टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। दीवार के छेद से झांका। मैंने देखा कि लाओ वांग ने आचेन को जमीन पर दबा रखा था और लगातार थप्पड़ मार रहा था। हरामजादी, पैसे कहाँ हैं? मैंने तुझे कोठे से निकालकर घर लाया था, पैसे कहाँ हैं? अचेन के बाल बिखरे हुए थे। वह इतनी बुरी तरह पिट चुकी थी कि विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। लाओ वांग ने पास रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया। उसने चाकू आचेन की गर्दन पर रख, फिर एक वार किया। आचेन जोर से चीखी। उसका पूरा शरीर जैसे बिजली लगने की तरह कांप उठा। चाकू बिस्तर के किनारे में धंस गया। अचेन को चोट नहीं लगी थी, लेकिन लाओ वांग ने फिर से चाकू उठा लिया। मैं डर के मारे कांप गया। जल्दी से अपने कमरे में भागा, कंप्यूटर ऑन किया, गेम खोल लिया, लेकिन मेरा पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। ये सोचकर कि मेरे बगल वाले कमरे में सिर्फ एक दीवार की दूरी पर शायद मर्डर होने वाला है, मुझे खुद पर भी हैरानी हो रही थी कि मैंने आखिर ऐसी जगह किराए पर ली ही क्यों। धुंधली सी हालत में मुझे आचेन की एक दर्दनाक चीख सुनाई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, कोई आवाज नहीं। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सांस लेने तक से डर लग रहा था। तभी थक 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे लगा मेरा दिल गले से बाहर निकल जाएगा। खटखटाने की आवाज लगातार जारी रही। मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, सामने वाले घर का लाओ वांग हूँ, जरा इंतजार करो। मैंने पूरी कोशिश की कि खुद को शांत कर सकूं। मैंने हेडफोन पहन लिए और तभी दरवाजा खोला। भाई वांग, इस समय आप दुकान पर नहीं हैं। लाओ वांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं। क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? मैंने अपने बड़े हेडफोन की तरफ इशारा किया। मैं गेम खेल रहा था, हेडफोन लगाए हुए थे। अगर आप दरवाजा नहीं पीटते तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लाओ वांग ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे अंदर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए बोला, आइए आइए, घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ, थोड़ा बिखरा हुआ है। लाओ वांग ने पूरे कमरे का चक्कर लगाया, फिर बालकनी में जाकर देखने लगा। आखिर उसकी नजर रेलिंग पर जाकर रुकी। उसने हाथ बढ़ाकर रेलिंग की एक छड़ पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा,
लेकिन रेलिंग बिल्कुल नहीं हिली। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारी बालकनी में इतना सामान रखा है, इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? मैं बोला, मैं तो कभी बालकनी में जाता ही नहीं, नीचे से बहुत बदबू आती है। मैं तो खिड़की भी टेप से बंद करने की सोच रहा हूँ। ये पुरानी बिल्डिंग थी। उत्तर की तरफ लाओ वांग की फास्ट फूड वाली गली थी। दक्षिण की तरफ नीचे कचरा प्रोसेसिंग स्टेशन था। गंदे पानी और सड़े हुए कचरे की बदबू लोगों का जीना मुश्किल कर देती थी। पूरी बिल्डिंग के लोगों ने अपनी दक्षिण वाली बालकनियां लगभग बंद कर रखी थी। हम दोनों की बालकनियों के बीच सिर्फ एक रेलिंग का फासला था। लाओ वांग ने सिर हिलाया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं तो अच्छी बात है। फिर वह कमरे में वापस आ गया। उसकी नजर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर अभी अभी खत्म हुए गेम का रिजल्ट दिख रहा था। बड़े अक्षरों में लिखा था, गेम ड्यूरेशन 26 मिनट। लाओ वांग कुछ पल स्क्रीन देखता रहा। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, भाई वांग, कोई काम था क्या? वह हंस पड़ा। क्या काम? कहते हैं दूर के रिश्तेदार से अच्छा पास का पड़ोसी होता है। मैं तुम्हें खाने पीने के लिए बुलाने आया हूँ। मैंने मोबाइल देखा, अभी शाम के 5 बजे से थोड़ा ही ज्यादा हुआ था, लेकिन इस समय तो आपकी दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना? लाओ वांग हंसकर बोला, दुकान पर कर्मचारी हैं, चलो कहीं और बैठकर पीते हैं। मैंने कहा, ठीक है, धन्यवाद। मैं उसके साथ नीचे उतर गया। हम फास्ट फूड वाली गली से निकलकर कुछ 100 मीटर दूर एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। लाओ वांग ने खुद ही कबाब और बियर ऑर्डर कर दी। फिर अचानक पूछा, तुम मेरी पत्नी से मिले हो? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सिर झुकाकर कहा, एक बार कॉरिडोर में मिला था। लाओ वांग ने मेरी तरफ देखे बिना पूछा, तुम्हें वो कैसी लगी? मैं बोला, बहुत खूबसूरत। भाभी सच में एक ब्यूटी है। यह सुनकर लाओ वांग हंस पड़ा। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मेरे जैसे आदमी को इतनी खूबसूरत औरत कैसे मिल गई? मैं भी हंस पड़ा। इसमें अजीब क्या है? आपका बिजनेस है, कमाई है, हुनर है। आजकल खुद को पालने वाले लोग ही कितने हैं, पत्नी को भी पाल सकें ऐसे लोग तो और कम हैं। लाओ वांग मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। और तुम घर में बैठकर सिर्फ गेम खेलते रहते हो, कोई ढंग की नौकरी नहीं ढूंढते? मैंने शांत रहने की कोशिश की। गेम खेलना ही मेरा काम है, आप नहीं समझेंगे। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन धैर्य नहीं, इसलिए वे मुझे पैसे देकर अपना अकाउंट लेवल अप करवाते हैं। लाओ वांग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मतलब जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता हो और मैं किसी शेफ को घर बुला लूं? मैंने सिर हिलाया। कुछ वैसा ही। धीरे धीरे उसकी बातें सामान्य होने लगी। उसका मूड भी शांत हो गया। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। कम से कम फिलहाल मैं सुरक्षित था। शराब चढ़ने के बाद लाओ वांग शिकायतें करने लगा। उसने कहा कि मकान मालिक बहुत घटिया इंसान है, जानबूझकर किराया बढ़ाकर उसे दुकान छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ तक कि उसने उसके कर्मचारियों को भी बहकाकर उसका हॉटपॉट बिजनेस छीनने की कोशिश। मैंने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, स्थानीय लोगों से लड़ नहीं सकता। शायद गांव वापस चला जाऊं और बिजनेस छोड़ दूं। लेकिन मैं सच्चाई जानता था। वह भागने की तैयारी कर रहा था। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इस इलाके के लोगों को खाना कहाँ मिलेगा? हम लोग रात 11 बजे तक पीते रहे, फिर घर लौट आए। घर पहुंचकर मैंने मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, फिर चुपचाप दीवार के छेद के पास गया। लाओ वांग बिस्तर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी नजर कमरे में रखे बड़े फ्रीजर पर टिकी हुई थी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। एक सिगरेट खत्म होने के बाद उसने फ्रीजर का ढक्कन खोला। अंदर से गुलाबी कपड़े पहनी हुई एक बांह दिखाई दी। लाओ वांग बिना पलक झपकाए अंदर देखता रहा। उसके चेहरे पर न कोई भावना थी, न कोई दया, बस डरावनी ठंडक थी। अगले दिन लाओ वांग के हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था, घर में कुछ जरूरी काम है, कुछ दिनों के लिए दुकान बंद रहेगी। एक मूविंग कंपनी की गाड़ी नीचे आकर रुकी। कई मजदूर उसके घर में गए। बड़े बड़े बैग बाहर निकाले गए, यहाँ तक कि वह बड़ा फ्रीजर भी उठा ले गए। और फिर लाओ वांग ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि वह कहाँ गया। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वह अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गया। मेरी उम्मीद से भी जल्दी जिंदगी फिर सामान्य हो गई। कभी कभी इंसान ऐसे ही होते हैं, चाहे घटना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वक्त गुजरने के बाद सब बीती बात बन जाती है। जल्द ही लाओ वांग की दुकान की मरम्मत शुरू हो गई। पुराना बोर्ड उतार दिया गया, निर्माण का मलबा हटा दिया गया, कुछ पटाखे फोड़े गए और एक नया स्पाइसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट आधिकारिक रूप से खुल गया। उधर श्याओ युए लगातार मुझ पर शादी का दबाव डाल रही थी। वह पहले जैसी समझदार और सहानुभूतिपूर्ण नहीं रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरे पास 1,88,000 युआन का दहेज नहीं है। फिर भी वह बार बार कहती रही कि मैं किसी से उधार लेकर उसके भाई को पैसे दे दूं। मैं अपने किराए के कमरे के बारे में सोचता था, उस बदबूदार नाले के बारे में सोचता था जो चारों तरफ फैला हुआ था। सोचता था कि एक इंसान की जान भी आखिर सिर्फ एक पल में खत्म हो जाती है और प्यार व शादी भी कभी कभी 300 युआन के एक सौदे से ज्यादा की कीमत नहीं रखते। अचानक मुझे महसूस हुआ कि प्यार आखिरकार सिर्फ पैसे और विश्वासघात का दूसरा नाम है। इसलिए मैंने श्याओ युए से ब्रेकअप कर लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। हम दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसने मुझे घटिया इंसान कहा और फिर जोर से दरवाजा पटककर चली गई। ये मेरी जिंदगी का पहला ब्रेकअप था, लेकिन मैंने कभी भी श्याओ युए को चोट नहीं पहुंचाई थी। वह अब भी किसी और से शादी कर सकती थी। कम से कम यही सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती थी। मैं पूरे एक हफ्ते तक उलझन में जीता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्याओ युए खुद मुझसे संपर्क करेगी। उसने मुझसे माफी
मांगी, कहा कि वह नासमझ थी, उसे हमारे रिश्ते की कदर करनी नहीं आई। उसने यह भी बताया कि उसने अपने परिवार से बात कर ली है, उसका परिवार अब दहेज नहीं मांगेगा, न घर चाहिए न गाड़ी चाहिए, बस मैं उससे अच्छा व्यवहार करूं, इतना ही काफी। वह मुझसे जरूर मिलना चाहती थी। मेरा दिल पिघल गया। आखिर वह मेरा पहला प्यार थी। मुझसे मिलते ही वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। उसने कहा, मैं अकेले नहीं रहना चाहती, बहुत अकेलापन लगता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती। उसके बेबस और मासूम चेहरे को देखकर मैं पूरी तरह हार गया। उसी रात हमारे बीच शारीरिक संबंध बने। मैंने अपना किराए का घर एजेंट के जरिए सबलेट पर दे दी। अपनी सारी बचत सिगरेट, शराब और तोहफों पर खर्च। फिर श्याओ युए को लेकर उसके गांव गया ताकि उसके माता पिता से मिल सकूं। सब कुछ उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। उसके माता पिता ने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने हमारी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। श्याओ युए पूरे समय एक शर्मीली लड़की की तरह सिर झुकाए रही। मैंने उसके बड़े भाई को घर पर नहीं देखा। सुना कि वह शहर में काम कर रहा है। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। कम से कम एक टोकने वाला इंसान कम हो गया। उसके बाद हम मेरे गांव गए। मेरे माता पिता श्याओ युए को देखकर बहुत खुश हुए। वे बोले, लड़की का चेहरा भरा भरा है, भविष्य में जरूर बेटा पैदा करेगी। 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। मेरी उम्र तक आते आते मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्यार के मामले में मेरी किस्मत चमक गई थी। शादी की दावत, लोगों की शुभकामनाएं और खुशी के माहौल में मैं पुरानी गली को भूल गया, लाओ वांग को भूल गया और उस फ्रीजर में पड़े गुलाबी कपड़े वाले हाथ को भी भूल गया। मुझे बस इतना याद था कि उसका नाम आ चेन था और उसका अतीत कुछ खास अच्छा नहीं था। श्याओ युए के लिए मैंने मेहनत से पैसा कमाना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे शहर चले गए। मैंने नीचे से शुरुआत की और रियल एस्टेट सेल्स की नौकरी पकड़ ली। पता नहीं यह श्याओ युए की किस्मत थी या मेरी। मैंने नौकरी ज्वाइन किए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि हमारे इलाके में एक अच्छे स्कूल का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया। हमारा प्रोजेक्ट गर्म पकौड़ों की तरह बिकने लगा और मुझे भी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ ही समय बाद श्याओ युए गर्भवती हो गई। चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि जुड़वां बच्चे हैं। वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था। किराए के घर से अपना घर, शहर के बाहरी इलाके से शहर के केंद्र तक, 2 लोगों की दुनिया से 4 लोगों का परिवार। मुझे लगता था कि पिछले जन्म में मैंने जरूर बहुत अच्छे काम किए होंगे, तभी भगवान ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की थी, मुझे यह सब खूबसूरत चीजें दी थी। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा। मैं बाहर जाकर पैसा कमाता था। श्याओ युए घर पर बच्चों की देखभाल करती थी। मैं अपने दोस्तों से अक्सर मजाक में कहता था, इतनी अच्छी पत्नी मुझे गेम खेलते खेलते मिली है। बस सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। पावर लेवलिंग करने वालों की भी लव स्टोरी होती। पलक झपकते ही हमारे दोनों बेटे 8 साल के हो गए और मेरी व श्याओ युए की शादी को भी पूरे 10 साल हो चुके थे। इस खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए और श्याओ युए के लिए अपना प्यार जताने के लिए मैंने पूरे परिवार को घुमाने ले जाने का फैसला किया। मैंने कई जगहें चुनी, लेकिन दोनों बेटों ने एक भी जगह पसंद नहीं की। पता नहीं उन्होंने कहाँ कोई वीडियो देख लिया था। वे जिद करने लगे कि उन्हें दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से कस्बे में जाना है। वीडियो में पहाड़ की ढलान पर बना एक होमस्टे दिखाया गया था। वातावरण बहुत सुंदर था। ऑनलाइन कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि होमस्टे का मालिक पहाड़ के नीचे एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी चलाता है जहां लोकल फूड मिलता है और वह इंटरनेट पर काफी फेमस रेस्टोरेंट था। श्याओ युए ने कहा, अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं भी जाना चाहती। जब उसने ऐसा कहा तो मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे भी बड़े शहर की जिंदगी से मैं थोड़ा ऊब चुका था। किसी छोटे और शांत स्थान पर जाना बुरा नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत ट्रेन की टिकट बुक कर दी और होमस्टे में आंगन वाला एक कमरा भी बुक कर ली। यात्रा पूरे 10 घंटे की थी। दोनों बच्चे पूरे रास्ते एक्साइटेड रहे। मैं और श्याओ युए बारी बारी से आराम करते रहे, साथ ही बच्चों पर नजर भी रखते रहे ताकि वे कहीं भाग न जाएं। लेकिन जैसे ही हम थके हुए शरीर लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए, मैंने कैश काउंटर पर बैठी महिला को देखा। वह आ चेन थी, लेकिन आ चेन तो मर चुकी थी ना। सालों पहले दबी हुई यादें अचानक जाग उठी। पुरानी गली, लोहे की रेलिंग, फ्रीजर के अंदर गुलाबी कपड़े पहना हुआ हाथ और लाओ वांग की वह निगाह जिसमें मुझे मारकर मुंह बंद कर देने की मंशा झलकती थी। पूरा 10 साल बीत चुका था, फिर भी मैं नहीं जानता था कि सिर्फ एक नजर में मैंने उसे कैसे पहचान लिया। उसके लंबे बाल, उसकी त्वचा, उसकी चाल, सब कुछ जैसे किसी पुरानी फिल्म की तरह मेरी यादों में साफ साफ उभर आया। एक वेटर श्याओ युए और बच्चों को सीट तक ले गया, लेकिन मैं अब भी वहीं जड़ होकर खड़ा था। उसी समय आ चेन की नजर भी मुझ पर पड़ी। मैंने अनजाने में सिर झुका लिया, मुड़ा और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े एक आदमी की छाती से टकरा गया। अरे तुम हो? मैंने सिर उठाकर देखा। वह लाओ वांग था और वह मुस्कुरा रहा था। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे पत्नी, जरा बाहर आओ। अचेन आवाज सुनकर बाहर आई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कौन है? मैंने तुरंत अपने भाव संभाले, चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान लाई। पता नहीं क्यों, लेकिन यह मुलाकात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, भाई वांग, भाभी, तो यह रेस्टोरेंट आप दोनों का है? क्या गजब का संयोग है। यह जानने के बाद कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया हूँ, अचेन ने तुरंत हमारे लिए अच्छे व्यू वाला एक प्राइवेट रूम अरेंज कर दिया। इस अचानक हुई मुलाकात से श्याओ युए थोड़ी असहज हो गई। अचेन ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसकी त्वचा अब भी सफेद और मुलायम थी, जबकि श्याओ युए को देखते ही पता चल जाता था कि वह एक गृहिणी है। लाओ वांग बहुत उत्साहित था।
उसने पूरे टेबल पर तरह तरह के खाने मंगवा दिए। रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस भी थे, स्थानीय स्पेशल फूड भी था, यहाँ तक कि बच्चों के पसंदीदा डेजर्ट भी मंगवा दिए। 3 राउंड शराब पीने के बाद लाओ वांग ने आराम से बातें करनी शुरू की। उसने बताया कि पुरानी गली छोड़ने के बाद वह अपने गांव लौट गया था, लेकिन वहां जिंदगी आसान नहीं थी। आखिरकार वह आ चेन को लेकर इस छोटे कस्बे में आ गया और फिर सब कुछ दोबारा शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले। हमने जाम टकराकर शुभकामनाएं दी, लेकिन हम दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी बनी रही। खाने की मेज पर आचेन भी कभी कभी 1-2 बातें बोल देती थी। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की झिझक रहती थी। जब वह लाओ वांग की तरफ देखती, उसकी आंखों में कोमलता भरी होती, और जब वह श्याओ युए को बच्चों की देखभाल करते देखती, उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रशंसा होती। जब उसे पता चला कि मैं पहाड़ के ऊपर वाले होमस्टे में ठहरा हूँ, तो लाओ वांग ने हाथ झटकते हुए कहा, भाई जितने दिन चाहो रहो, सारा खर्चा मेरे खाते में डाल देना। यहाँ घूमने आए हो, खाने पीने और रहने की चिंता मत करो। उसी समय मेरा बड़ा बेटा अचानक रोने लगा। श्याओ युए ने शर्माते हुए कहा, पूरा दिन सफर किया है, बहुत थक गया है। भाभी, क्या आप हमें होमस्टे तक छोड़ सकती हैं? मुझे रास्ता ठीक से याद नहीं है। मैं भी उनके साथ जाने ही वाला था, लेकिन श्याओ युए ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर धीमी आवाज में बोली, आप और भाई वांग पुराने परिचित हो, इतने साल बाद मिले हो, थोड़ी देर और बैठकर बातें कर लो। मैं बच्चों को लेकर पहले चली जाती हूँ, भाभी को परेशान कर रही हूँ। आ चेन मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मुझे ये दोनों बच्चे बहुत पसंद हैं, तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। श्याओ युए दोनों बच्चों को लेकर आ चेन के साथ बाहर चली गई। कमरे में सिर्फ मैं और लाओ वांग रह गए। लाओ वांग का चेहरा शराब से लाल हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ ली। भाई, हम दोनों की जिंदगी आसान नहीं रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में फिर से मुलाकात होगी। हम लगभग 20 मिनट और पीते रहे। फिर आ चेन का फोन आया। लाओ वांग ने स्पीकर ऑन कर दिया। आ चेन बोली, सुनो जी, आपसे पूछे बिना मैंने देवर जी का कमरा बदल दिया है। जो कमरा उन्होंने बुक किया था वह पूर्वी आंगन में था। वहां बाहर एक बड़ा हॉर्नेट नेस्ट है। मुझे डर था कि बच्चे डर जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें टेरेस वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। लाओ वांग ने सहज स्वर में कहा, ठीक है, मैं अभी भाई को लेकर आ रहा हूँ। उसी पल मुझे अचानक लाओ वांग से थोड़ी जलन हुई। जब भी आचेन उससे बात करती थी, उसकी आवाज बेहद नरम और विनम्र हो जाती थी। यहाँ तक कि उसमें हल्की सी झिझक भी होती थी, मानो कोई रानी नहीं बल्कि महल की कोई कॉन्कुबिन बड़े ध्यान से सम्राट से बात कर रही हो। रास्ते में लाओ वांग मुझे बताने लगा, पहाड़ पर बने ये सारे घर मैंने खुद रेनोवेट किए हैं। जो आंगन वाला कमरा तुमने पहले बुक किया था, उसके बाहर सच में हॉर्नेट नेस्ट। मैं किसी को बुलाकर हटवाने वाला था। मैं कुछ कहता उससे पहले वह फिर बोला, उत्तर वाला आंगन ज्यादा शांत, बस वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, साथ ही पहाड़ की हवा में थोड़ा नशा भी उतर जाएगा। टेरेस वाला कमरा एक पुराना पारंपरिक घर था। नीली टाइलों की छत, लकड़ी के बरामदे, पहाड़ की ढलान से सटा हुआ, और सामने एक छोटा सा सुंदर आंगन। जब हम आंगन के गेट से कुछ दर्जन मीटर दूर थे, अचेन हमारी तरफ आती दिखाई दी। वह बोली, भाभी और बच्चे सो चुके हैं, फिक्र मत कीजिए। लाओ वांग मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, भाई तुम अंदर चले जाओ, मैं और तुम्हारी भाभी नीचे वापस जा रहे हैं। यह कहकर उसने आ चेन का हाथ पकड़ लिया और दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कुछ कदम चलने के बाद लाओ वांग फिर मुड़ा, अरे हाँ, बच्चों को पीछे की तरफ मत जाने देना, वहां चट्टान है, सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी हवा सीटी जैसी आवाज करती हुई बह रही थी। मैं उनकी दूर जाती परछाइयों को देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। अब यह पूरी तरह साफ था, आचेन मरी नहीं थी, तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती थी। उस साल लाओ वांग को लगा होगा कि उसने आचेन को मार दिया है, लेकिन असल में वह बच गई थी। बाद में किसी कारण दोनों फिर साथ आ गए और इस छोटे कस्बे में आकर नई जिंदगी शुरू कर दी। श्याओ युए बच्चों को सुलाकर लौटी। मुझे देखते ही धीरे से बोली, आवाज कम करो, बच्चे अभी अभी सोए हैं। वह हमेशा ऐसी ही थी, हमेशा परिवार और बच्चों को सबसे पहले रखती थी। अचेन चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वह श्याओ युए की बराबरी नहीं कर सकती थी। अगले कुछ दिनों तक हमारा परिवार बच्चों को लेकर पूरे कस्बे में घूमता रहा। कस्बा बहुत छोटा था, एक नदी, एक पुरानी सड़क और चारों तरफ फैले हुए पहाड़। बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी नदी और पहाड़ों वाली खूबसूरत जगह नहीं देखी थी, जैसे उन्हें कोई नई दुनिया मिल गई हो। वे लगातार दौड़ते भागते और खेलते रहते थे, लेकिन श्याओ युए कुछ परेशान सी लग रही थी। पूरा दिन उसका मन कहीं और रहता, चेहरे पर हमेशा एक हल्का सा दुख छिपा रहता था। हमारे आने के दूसरे दिन ही लाओ वांग और आ चेन कहीं बाहर चले गए। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बताया कि वे पहाड़ों में जंगली सामान और स्मोक्ड मीट खरीदने गए हैं। हर सीजन उन्हें 2-3 बार जाना पड़ता है और हर बार 3 से 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन जाने से पहले लाओ वांग ने खास हिदायत दी थी कि हमारे चारों लोगों का सारा खाना पीना उसके खाते में लिखा जाए। हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। उसने यह भी कहा था कि उनके लौटने के बाद हमें पहाड़ों से लाई गई हर्बल वाइन जरूर पिलाएगा। धीरे धीरे हम पहाड़ों की जिंदगी के आदी होने लगे। हर सुबह सूरज निकलते ही घूमने निकल जाते और शाम को आंगन में बैठकर पहाड़ों की शांति का आनंद लेते। लेकिन एक अजीब बात थी, शायद हम शहर की जिंदगी के आदी हो चुके थे, क्योंकि पहाड़ों में रहते रहते हमें लगातार सिरदर्द और थकान महसूस होने
होने लगी। पूरा दिन उनींदापन छाया रहता। मैंने धुंधली आंखों से धीरे धीरे आंखें खोली। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे सामने दो धुंधली परछाइयां खड़ी थी। मैंने सिर झटककर ध्यान से देखा, तब जाकर पहचान पाया वे लाओ वांग और आ चेन थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ पैरों में ताकत लगाई, पूरा शरीर संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ मैं कुर्सी से बंधा हुआ था। रस्सियां मेरी त्वचा में धंस चुकी थी। हड्डियों तक दर्द पहुंच रहा था। धीरे धीरे मेरी नजर साफ होने लगी। लाओ वांग और आ चेन बिना किसी भाव के खड़े थे। एक मुझे देख रहा था, दूसरा मेरे बगल के कोने की तरफ। मैंने भी उनकी नजर का पीछा किया और देखा शाओयुए भी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। वह बिल्कुल चुप थी। कोई संघर्ष, कोई विरोध नहीं। मेरा दिल बैठ गया। मुझे तुरंत बच्चों की चिंता होने लगी। उसी समय आ चेन बोली, बच्चे बगल वाले कमरे में सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें पहले चट्टान से नीचे फेंक देंगे। मैं चीख पड़ा, क्या? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मैंने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आ चेन शांत स्वर में बोली, अंधेरा होने का इंतजार करो। पहले दोनों बच्चों को चट्टान से नीचे फेंकेंगे, फिर तुम दोनों को दूसरी तरफ से धक्का दे देंगे। लोग बस यही सोचेंगे कि बच्चे खेलते खेलते गिर गए और माता पिता उन्हें ढूंढते हुए खुद भी गिर पड़े। फिर उसने घड़ी देखी, बस 1 घंटा और। मैं समझ गया वे मजाक नहीं कर रहे थे। लाओ वांग की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 10 साल पहले थी, जब वह मुझे परखने आया था। मैं उनकी तरफ चिल्लाया, मैं तुम्हारे मकान में रहता था, हर दिन तुम्हारी दुकान में खाना खाता था। अगर मैं मर गया तो क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? लाओ वांग ठंडी हंसी हंसा, कोई बात नहीं, इस समय हम दोनों पहाड़ों में जंगल का सामान खरीद रहे हैं। अगर किसी को शक भी हुआ तो हमारे पास अलबी है। और वैसे भी यह दाईशान निवास होमस्टे का गेस्ट रूम ही नहीं है। किसे पता होगा कि तुम लोग यहाँ रुके थे। अचानक मुझे वह फोन कॉल याद आई, जब आ चेन ने लाओ वांग को फोन किया था। अब सब समझ में आ गया। उसी ने जानबूझकर हमारा कमरा बदलकर दाईशान निवास में करवाया था। पिछले कई दिनों से जो अजीब अजीब बातें मुझे खटक रही थी, वे सब एक साथ दिमाग में जुड़ गईं। अचेन ने हमें जानबूझकर होमस्टे और बाकी मेहमानों से दूर रखा था, लेकिन यह जगह चट्टान के बहुत पास थी। वे दोनों 10 साल से ज्यादा समय से पति पत्नी थे और 10 साल पहले लगभग हत्या भी कर चुके थे। फिर अचेन लाओ वांग से इतनी औपचारिक भाषा में क्यों बात कर रही थी? अब समझ आया, वह पति पत्नी की बातचीत नहीं थी, वह पहले से तय किया हुआ सिग्नल था। और उस रात खाने के दौरान लाओ वांग ने एक बार भी नहीं बताया था कि अगले दिन उसे पहाड़ों में जाना है। इतने खराब पहाड़ी रास्तों पर जाने वाला आदमी आखिर किसी ऐसे पड़ोसी के साथ क्यों इतना पीता जिसे उसने 10 साल से नहीं देखा था? अचानक फिर वही थकान मुझ पर हावी होने लगी। दाईशान निवास में आने के बाद से यह थकान लगातार बढ़ रही थी। पहले मैंने सोचा था कि सफर की वजह से ऐसा हो रहा है या शायद मौसम सूट नहीं कर रहा, लेकिन अब सब साफ था। मुझे ड्रग दिया जा रहा था। मैं निराश होकर चिल्लाया, तो तुम लोगों ने सब पहले से प्लान कर रखा था? लेकिन क्यों? 10 साल बीत चुके हैं, अब भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अचेन ने बगल में बैठी शाओ युए की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। यह सवाल अपनी पत्नी से पूछो कि वह हजारों किलोमीटर दूर से मुझे ढूंढने क्यों आई है। मैंने शाओ युए की तरफ देखा। वह अब भी बिल्कुल शांत बैठी थी, अजीब तरह से शांत। जो औरत हमेशा बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वह इस समय जरा भी विरोध नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी कोई बदलाव नहीं था। अचेन धीरे धीरे मेरी तरफ आई, फिर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आवाज में व्यंग्य भरा था। तुम नहीं बोलोगे तो मैं ही तुम्हारे पति को सब बता देती हूँ। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है इन सालों में तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी रही है ना? तुम सही कह रहे हो, 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो? चैन से जीना इतना मुश्किल था क्या? मैं लगातार सिर हिलाने लगा, घबराकर बोला, तुम लोग गलत समझ रहे हो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। मेरे बेटे ने वीडियो देखकर इस जगह को पसंद किया था। उसे तुम्हारा होमस्टे और हॉटपॉट रेस्टोरेंट अच्छा लगा। ये सच में सिर्फ एक संयोग है। अचेन ठंडी हंसी हंस, सच में? इतना बड़ा संयोग? फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का साथ होना भी सिर्फ एक संयोग है? मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें उसे बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। अचेन हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा शायद। फिर वह उठकर लाओ वांग के पास चली गई और मेरी तरफ एक चमकदार मुस्कान फेंकी, लेकिन उसकी मुस्कान में तिरस्कार, नीचा दिखाने वाला भाव और यहाँ तक कि थोड़ी दया भी भरी हुई थी। तुम्हारी पत्नी की पहले से शादी हो चुकी थी, उसका एक आदमी था, दोनों बचपन से साथ थे, साथ में शहर में मजदूरी करने आए थे, लेकिन दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छी नौकरी नहीं मिली, पैसे भी नहीं कमा पाए, तो दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया। तुम्हारी पत्नी ऑनलाइन गेम खेलने वालों को फंसाने की जिम्मेदारी संभालती थी, मासूम लड़की बनकर शादी का सपना दिखाती और शगुन के पैसे ठगती थी। दूसरा आदमी उसका भाई बनकर सामने आता और शादी की सारी बातें संभालता था। तुमसे पहले भी उन्होंने कई बेवकूफ लोगों को ठगा था। झूठ बोल रही हो, मैंने बीच में टोक दिया। शियाओ युए के हुक्कों में साफ लिखा है कि उसकी शादी नहीं हुई, उसका भाई दूसरी जगह काम करता है और उसने कभी दहेज की जिद भी नहीं की। आचेन ने तिरस्कार भरी नजर से देखा, अच्छा फिर अचानक उसे दहेज की जरूरत क्यों नहीं रही और वो इतनी खुशी खुशी तुमसे शादी करने को क्यों तैयार हो गई? अगर 10 साल पहले कोई मुझसे ये सवाल पूछता तो मैं बिना झिझक कहता कि क्योंकि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। 10 साल पहले शियाओ युए शुरुआत में बहुत जल्दी में थी। वो लगातार मुझे अपने भाई के लिए शगुन के पैसे देने को कह रही थी, लेकिन जब मैंने ब्रेकअप का फैसला किया, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझसे
शादी करनी थी। हमने उसके गांव में शादी भी नहीं की, यहाँ तक कि पिछले 8 सालों में हम उसके मायके भी बहुत कम गए। और वो भाई जो दूसरी जगह काम करता था उससे भी मैं कभी नहीं मिला। शियाओ युए हमेशा कहती थी, मैंने तुमसे शादी की है, अब मैं तुम्हारे घर की हूँ, त्योहारों पर तो जाहिर है मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगी। उसके माता पिता से भी वो सिर्फ कभी कभार वीडियो कॉल पर बात करती थी। आचेन ने देखा कि मैं चुप हूँ तो आगे बोली, तुम्हारी पत्नी और वो आदमी गांव में शादी कर चुके थे, बस कानूनी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। मुझे लगता है तुम उसके गांव बहुत कम गए होंगे, वरना गांव वाले कब के बता देते कि वो पहले से किसी की औरत रह चुकी। मैं गुस्से में बोला, अगर वो पहले किसी की रह भी चुकी है तब भी तुम जैसी औरत से लाख गुना बेहतर है, जो हजारों लाखों मर्दों के हाथों से गुजर चुकी है। आचेन का चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया, उसकी आंखों में हत्या जैसी ठंडक भर गई। मैं फिर हंस पड़ा, क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम घर में धंधा करती थी? पता है कि तुम्हारी एक बार की कीमत 300 युआन थी? लाओ वांग चुपचाप मेरे सामने आया और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हें उसे बेइज्जत करने की इजाजत नहीं दूंगा, मैंने थूक उगलते हुए मजाक उड़ाया। तो तुम दोनों ने भी काम बांट रखा था क्या? भाभी ऊपर ग्राहकों से पैसे लेती थी और मालिक वांग नीचे चौकीदारी करता था। कोई हैरानी नहीं कि तुमने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। आखिर भाभी की कमाई तुम्हारे हॉटपॉट बेचने से कहीं ज्यादा तेज थी। लाओ वांग गुस्से में मुझे मारने ही वाला था कि आ चेन ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। ये जानबूझकर हमें भड़का रहा है। मैं फिर हंसा। मालिक वांग, क्या तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुम्हारी बीवी ने जिस्म बेचकर काफी पैसे कमाए थे? क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हारे पैसे किसे दिए थे? पूरे 3 लाख युआन। सोचो, उतने पैसे कमाने के लिए तुम्हें कितने हॉटपॉट बेचने पड़ते। मैंने फिर आ चेन की तरफ देखा, और उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी, है ना? क्या बात है, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो गया कि चाकू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लाओ वांग ने चुपचाप एक कपड़ा निकालकर मेरे मुंह में ठूंस दिया। तुझे काफी कुछ पता है। आचेन धीरे धीरे शियाओ युए के पास गई और उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। उस दिन तुम घुमा फिरा कर मुझसे इतने सवाल पूछ रही थी, आज मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। तुम्हारे आक्यंग ने सब कुछ कबूल कर लिया था। उसने कहा था कि तुम बिस्तर पर लकड़ी के लट्ठे जैसी होती हो, चाहे तुम कितने भी गेमर्स के साथ सो जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मर गया, बिस्तर के नीचे मरा, और बाद में उसे फ्रीजर में छिपा दिया गया। उसी पल शियाओ युए की आंखें लाल हो गईं, बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आचेन जिस आक्यांग का जिक्र कर रही थी वही शख्स था जिसे शियाओ युए हमेशा अपना भाई बताती थी। चाहे मैं लाख बार यकीन न करना चाहूं, 10 साल पहले की सारी बातें फिर से मेरी आंखों के सामने आने लगी। अब मैं सब समझ गया था। जब मकान मालिक ने अचानक किराया बढ़ा दिया तो लाओ वांग गुस्से में घर लौटा और आचेन से दुकान खरीदने के लिए पैसे निकालने को कहा। लेकिन जब उसे पता चला कि पैसे गायब हैं, तो दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। गुस्से में लाओ वांग ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर आचेन पर वार किया, लेकिन वार कहीं और जा लगा। उसी समय उसे पता चला कि बिस्तर के नीचे एक आदमी छिपा हुआ है। लाओ वांग कोई बेवकूफ नहीं था, वह तुरंत समझ गया कि आचेन ने उसे धोखा दिया है, और बिस्तर के नीचे छिपा आदमी शायद उन 3 लाख युआन के गायब होने से भी जुड़ा हुआ था। गुस्से में उसका दिमाग फिर गया और उसने एक ही वार में उस आदमी को मार डाला। हत्या करने के बाद लाओ वांग धीरे धीरे शांत हुआ, फिर उसके अंदर डर पैदा हुआ। आचेन के प्रति उसकी नफरत धीरे धीरे सतर्कता में बदल गई। एक खूंखार आदमी और एक चालाक औरत, उसी पल दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और साथ मिलकर लाश ठिकाने लगाने का फैसला किया। उस साल लाओ वांग मेरे घर इसलिए नहीं आया था कि मुझ पर शक करे, वो तो जानबूझकर मुझे बाहर ले गया था ताकि आचेन को सबूत मिटाने का समय मिल सके। आचेन ने खून साफ किया, आक्यांग के कपड़े उतारे, उसकी लाश फ्रीजर में ठूंस दी, फिर खुद मर्दों जैसे कपड़े पहनकर चुपके से पुराने मोहल्ले से निकल गई। जब लाओ वांग घर बदल चुका तब दोनों आराम से फिर मिल गए। शियाओ युए ने अचानक मुझसे शादी करने की जिद इसलिए की क्योंकि उसे पता चल गया था कि आक्यांग गायब हो चुका है। उसे मालूम था कि ठगी करना जुर्म है, अगर कभी मामला खुल गया तो सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता था। इसलिए मेरी पत्नी बन जाना उसके लिए मजबूरी का फैसला था। सारी बातें इतनी अच्छी तरह मेल खा रही थी कि मेरे पास यकीन न करने की कोई वजह नहीं बची थी। 10 साल की हमारी शादी, बच्चे और अनगिनत खूबसूरत यादें थीं, लेकिन शियाओ युए के दिल में आक्यांग कभी नहीं मिटा। मैं पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, गले में दबे हुए दर्द भरी चीखें निकलने लगी और घूर कर आचेन को देखने लगा। आचेन आगे बढ़ी और मेरे मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। मैं कड़वी हंसी हंसते हुए शियाओ युए की तरफ देखने लगा। तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि आक्यांग गायब हो गया था? शियाओ युए की आंखें आंसुओं से भर गईं। माफ कर दो, मेरा दिल जैसे चाकू से कट गया। उस दिन खाने के वक्त तुमने जानबूझकर बच्चे को रुलाया था, फिर बहाना बनाकर आचेन से खुद को होमस्टे छोड़ने के लिए कहा था, सिर्फ इसलिए कि तुम उससे अकेले में आक्यांग के बारे में पूछ सको। शियाओ युए ने चुपचाप सिर हिला दिया। बच्चों का यहाँ घूमने आने की जिद करना भी तुम्हारा ही आइडिया था? शियाओ युए कुछ नहीं बोली। मैं दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुमने हमारे बेटों को मरवा दिया। शियाओ युए पूरी तरह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाहती थी। मुझे पहले ही शक था कि वो मर चुका है। मुझे पता था कि ये औरत जिम्मेदार है, लेकिन मुझे कैसे पता होता कि वो? आचेन ने ठंडी आवाज में बात काट दी। तुम्हारे आक्यांग ने मुझसे 3 लाख युआन ठगे थे। मैं उसका पीछा कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने सारे पैसे तुम्हें दे दिए। फिर तुम दोनों होटल गए और जश्न मनाया, लेकिन उसे फिर भी संतोष नहीं हुआ। वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करता रहा। वो पहले से ही मरने लायक था।
अगर लाओ वांग उसे नहीं मारता तो भी मैं जल्दी या देर से उसे जहर देकर मार देती। लाओ वांग ने आ चेन की बात काट दी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे पूरे परिवार को विदा कर दिया जाए। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने जल्दी जल्दी लाओ वांग के सामने सिर पटकना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बेटों को छोड़ दो, मैं मर सकता हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगा, अपने हाथ गंदे मत करो। लाओ वांग ने ठंडी हंसी हंसी फिर आ चेन की तरफ देखकर बोला, मेरे नसीब में बेटा नहीं लिखा था, इसलिए मैं तुम्हारी भावना नहीं समझ सकता। मैं पहले दोनों बच्चों को चट्टान से नीचे फेंक कर आता हूँ, फिर लौटकर तुम दोनों को निपटाऊंगा। तुम यहाँ निगरानी रखना। इतना कहकर लाओ वांग कमरे से बाहर चला गया। आज चेन ने सिगरेट जलाई और व्यंग्य से हंस पड़ी। गला फाड़कर भी चिल्लाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। यहाँ से उस खाई तक पैदल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। अभी रो रहे हो, ये बहुत जल्दी है। बाद में जब सच में रोने की बारी आएगी शायद तब आंसू भी न निकले। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने आ चेन की तरफ देखा। लाओ वांग अभी भी पहले की तरह हर रात तुमसे इतना प्यार करता है ना? अचिन थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। मैंने मौका देखकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो एक दिन फिर तुम्हें मार देगा? अगर तुम मर जाओ तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा जो जानता हो कि उसने किसी को मारा था। आज उसकी इतनी प्रॉपर्टी है कि चाहे तो 18 साल की लड़की से शादी कर सकता है, और वो जानता है कि तुम्हारा और आक्यांक का अफेयर था। लेकिन क्या उसे पता है कि उस समय घर में तुम क्या क्या करती थी? क्या उसे पता है कि आक्यांक के अलावा तुम और कितने मर्दों के साथ थी? तब सिर्फ एक आक्यांक की वजह से वो तुम्हें मारना चाहता था। अब तुम 40 साल की हो चुकी हो, बूढ़ी हो रही हो। तुम्हें क्या लगता है उसे अब भी तुम्हारी जरूरत है? अगर उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही तो क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा, सच बताऊं, जिस दिन से मैं तुम लोगों से मिला हूं उसी दिन से सावधान था। मैंने 10 साल पहले की सारी घटनाएं और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ सब इंटरनेट पर लिख दिया है और पोस्ट को शेड्यूल्ड पब्लिश पर सेट कर दिया है। अगर मैं मर गया तो तुम और लाओ वांग दोनों बच नहीं पाओगे। तुम इतने सालों से भागती फिर रही हो, दिन रात उस आदमी के साथ रह रही हो जिसने कभी तुम्हें मारने की कोशिश की थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, है ना? अचेन, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम बस लाओ वांग के शरीर से चिपकी हुई एक परछाई हो। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आचेन अचानक चीख पड़ी। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। मेरे लगातार सवालों ने आखिरकार उसके मन में डर पैदा कर दिया था। मैं जल्दी से बोला, मुझे खोल दो। हम दोनों मिलकर लाओ वांग का पीछा करेंगे, मेरे बेटों को बचाएंगे, फिर उसे मार देंगे। तुम मेरे साथ बड़े शहर चलो, वही जिंदगी जियो जो हमेशा चाहती थी। अचेन ने भौहें सिकोड़ ली। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें खोल दूं ताकि तुम लाओ वांग को मार दो? पागल मैं हूं या तुम? मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे? मुझे कैसे यकीन होगा कि बाद में मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे नहीं मारोगे? मैं जोर से चिल्लाया। मैं यकीन दिला सकता हूँ, मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे तुम जरूर भरोसा करोगी। हम दोनों इस पहाड़ी नरक से निकल सकते हैं। तुम लाओ वांग की सारी संपत्ति ले सकती हो। मेरे पास भी कई मिलियन की संपत्ति है। तुम्हें अब उसके सहारे जीने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जिंदा नहीं रह सकते बल्कि अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। 4 साल बाद प्राइमरी स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरे दोनों बेटे उत्कृष्ट छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर भाषण देने पहुंचे। जैसे ही वे मंच पर आए, नीचे जोरदार तालियां गूंज उठी। बड़ा बेटा पढ़ने लगा, हम अपने पापा का धन्यवाद करते हैं। पापा की मजबूत बाहें हमारी सबसे सुरक्षित पनाह हैं। फिर छोटा बेटा बोला, हम अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। माँ की प्यारी मुस्कान हमारी सबसे खुशहाल मंजिल है। बाकी पेरेंट्स हमें ईर्ष्या और प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म होते ही दोनों बेटे दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ से मुझसे लिपट गए। मैं मुस्कुराकर बोला, तो आज अपना वादा निभाओगे ना? बड़ा बेटा मेरे पास खड़ी औरत की तरफ देखकर अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ते हुए बोला, आंटी आचेन, आज से मैं और मेरा भाई आपको क्या बुलाएंगे? आचेन की आंखें भर आईं। उसने आंसू पोंछते हुए दोनों की तारीफ की। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, जाओ अब आगे वाले एक्टिविटीज में हिस्सा लो। आचेन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। अपना सिर हल्के से मेरे कंधे पर टिकाकर नखरे करते हुए बोली, सच बताओ, तुम्हें मेरी पुरानी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती? मैंने उसके सिर पर हल्के से थपकी दी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस साल जब मैंने पहली बार दीवार के छेद से तुम्हें चोरी छिपे देखा था, तभी से मैं तुम्हारे मोह में पड़ गया था। आचेन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। पति आपका धन्यवाद। अगर मैं आपके साथ कानूनी तौर पर शादी रजिस्टर कर पाऊं तो। मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। वो दिन जरूर आएगा, बस अभी बहुत जल्दी है। मेरी आंखों के सामने फिर धुंध छा गई। 4 साल बीत चुके थे, लेकिन उस दिन के दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने साफ घूम जाते थे। मैंने आचेन से कहा कि मुझे शियाओ युए के सामने ले चले। उसने मेरे हाथों की रस्सियां खोल दी। हम दोनों ने लाओ वांग का पीछा किया, जो मेरे दोनों बेटों को कंधे पर उठाए जा रहा था। बच्चे बच गए। उन्हें नशीली दवा दी गई थी, इसलिए वे गहरी नींद में थे। लाओ वांग के शरीर पर पत्थर बांधे गए और हमने उसे खाई में धक्का दे दिया। उसी रात आचेन ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मुझे और बच्चों को दाई शानजू के लिविंग रूम से रेस्क्यू किया। हम सभी को बेहोशी की दवा दी गई थी। शियाओ युए मास्टर बेडरूम में मृत मिली। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे। उसके शरीर में भी वही बेहोशी की दवा मिली और बेडशीट पर जांच के दौरान लाओ वांग की त्वचा के कण पाए गए। मैंने पुलिस को बताया।
उस दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम बाहर नहीं निकले। उसके बाद हम बेहोश हो गए। जब शियाओ युए की चीख सुनाई दी तभी मेरी आंख खुली। जब मैं जागा तब मैं लिविंग रूम में बंधा हुआ था। मैंने शियाओ युए को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना था और मुझे धुंधला धुंधला याद है कि वो बार बार मालिक वांग का नाम पुकार रही थी। अचेन ने पुलिस को बताया कि वह और लाओ वांग जंगल में वन उपज खरीदने गए थे। रास्ते में लाओ वांग बार बार नई महिला मेहमान का जिक्र कर रहा था। उसने जानबूझकर उन्हें दूर स्थित दाईशानजू में ठहराया था और रेस्टोरेंट में उनका सारा खाना भी मुफ्त कर दिया था। उस दिन दोपहर तक काम करने के बाद लाओ वांग अचानक जल्दी में निकल गया। अचेन जानती थी कि लाओ वांग औरतों के मामले में खराब आदमी था। उसे शक हुआ, इसलिए वह तुरंत वापस रेस्टोरेंट आ गई। जब कर्मचारियों ने बताया कि लाओ वांग वापस नहीं लौटा तो वह उन्हें साथ लेकर दाईशानजू पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शियाओ युए मर चुकी थी। उसके बाद से लाओ वांग गायब हो गया। उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। होमस्टे में ठहरी महिला मेहमान के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी बनते ही वह स्थानीय खबरों की सुर्खियां बन गया। उसके बाद बड़े हॉटपॉट रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं आया। पहाड़ों वाला होमस्टे भी पूरी तरह खाली हो गया। आचेन ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उस छोटे से कस्बे को छोड़कर चली गई। मैंने आचेन से कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। आचेन ने एक मोहक मुस्कान दी। मैं भी। बस 16 साल और इंतजार करो, फिर मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी और हम साफ सुथरी जिंदगी जी पाएंगे। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम्हारे पास वो वीडियो है जिसमें मैं शियाओ युए का गला दबा रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अचेन ने भी मुझे कसकर गले लगाया और मेरे कान में धीरे से कहा, मुझे पता था तुम जरूर कोई ऐसा तरीका ढूंढ लोगे जिससे मैं तुम पर भरोसा कर सकूं।